इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। साथ ही महेश वर्मा जी, लीडर बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। बिक्रमजीत पासे साहब, स्पोकपर्सन आम आदमी पार्टी, और निरंजन पोद्दार साहब भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार साहब, क्या कुछ ऐसे दिल्ली के मुद्दे रहे जो इतना बड़ा परिवर्तन या एग्जिट पोल के जरिए दिखाया गया? देखिए सबनम जी, निश्चित रूप से ये जो चुनाव परिणाम अभी एग्जिट पोल के अंदर नजर आ रहे हैं, ये अपेक्षित चुनाव परिणाम नजर आ रहे हैं। बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो हमारी गणना है उसके अंदर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संख्या थोड़ी और बढ़नी चाहिए और आम आदमी पार्टी की संख्या घटनी चाहिए। अब यहाँ पे चर्चा करने का विषय ये है कि इसके मुख्य कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दिल्ली का इतिहास रहा है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर एमसीडी में सत्ता में रही है वो विधानसभा से दूर रही है। इसको आप 1993 से ले लीजिए। 1993 के अंदर कांग्रेस एमसीडी के अंदर सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सत्ता में थी। और उसके बाद में 1998 में 97 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद से लगातार 2022 तक भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, लेकिन विधानसभा तक नहीं पहुंच पाई। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली का इतिहास है वो अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि आज एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति थी उसकी यूएसपी 3 चीज थी। एक ईमानदार राजनीति, अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस किराया फ्री, फलाना फ्री, सारी ये जो फ्री बीज की जो राजनीति। तो इसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने आबकारी पॉलिसी बनाई उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो फ्री की जो राजनीति थी, जो फ्री बीज रेवड़ियां आप बात कर रहे हैं, वो तो तमाम पार्टी देती हुई नजर आई। बीजेपी की पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन बीजेपी को भी इसी पिच पर खेलना पड़ा। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं यहीं पे आ रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ईमानदार राजनीति थी वो कहीं ना कहीं आबकारी नीति बनाने के बाद में जो घोटालों के आरोप लगे, और कहीं कदाचित घोटाले हुए नहीं हुए, पैसों का गबन हुआ नहीं हुआ, वो अलग विषय था। लेकिन जनता जो आबकारी नीति थी उसको भी जनता ने कहीं ना कहीं दुत्कार दिया, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक पे एक फ्री, और जिस तरीके से टेट्रा पैक, 8 रुपए का पैक, 16 रुपए का पैक, तो जिस देखिए, जनता देश की आज की भी ज्यादा कर जनता मेहनत का जनता है, बेवड़ी जनता नहीं है, यानी कि नशेड़ी जनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक उस चीज का फर्क पड़ा। और उसके बाद में जिस तरीके से जो अलग प्रकार की राजनीति के ऊपर ये जो सारे दिन जो नूरा कुश्ती चलती थी कि हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें एलजी वो फलाना काम नहीं करने दे रहे या फलाना, तो उसको भी थोड़ा सा वो भी इफेक्ट हुआ। और सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ सबनम जी, वो ये हुआ कि 2015 से लेकर 2020 तक जो कार्यकाल रहा वो शीला दीक्षित जी की सजाई हुई दिल्ली थी। इसलिए लोगों को क्या है कि ज्यादा वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आई। और 2020 से 2025 के बीच में जो दिल्ली की जो दुर्गति हुई, इसके अंदर चाहे आप सर्दियों के मौसम के अंदर पोल्यूशन की हो, चाहे बारिशों के मौसम में अतिवृष्टि की हो, जल भराव की हो, चाहे आप गर्मियों के अंदर पानी की समस्या हो, तमाम जो समस्याएं थी उनसे दिल्ली कहीं ना कहीं ये चीज समझ चुकी कि ये जो दिल्ली सजाई हुई थी, शीला दीक्षित जी की सजाई हुई थी। और दिल्ली की आवाम ने एआई एग्जिट पोल के जरिए जो मुद्दे यहाँ पर आपकी बात का जवाब दे दूं 10 सेकंड में। एक यूएसपी बची वो फ्री बीज की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी सारी की सारी वही घोषणाएं कर दी जो आम आदमी पार्टी, यानी कि हम इन कल्याणकारी योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी ने भी रेवड़ी बताते इसको जन कल्याणकारी योजना बता करके और आगे कंटिन्यू करने का। तो अब जनता को यह लगने लग गया जब हमें फ्री मिल ही रहा है तो क्यों ना हम नई सरकार देखें। तो इसलिए ये एक अपेक्षित परिणाम, अगर मान लीजिए ये एग्जिट पोल निकलता है तो ये मेरे हिसाब से तो अपेक्षित परिणाम है। ठीक है। निरंजन पोद्दार साहब से वो मुस्कुरा भी रहते। 10% जो कम वोटिंग हुई है, जिन इलाकों का जिक्र करें, स्लम और झुग्गी एरिया का जो जिक्र करें यहाँ पर महेश वर्मा जी, तो बीजेपी पर कहाँ एतबार किया है यहाँ की जनता ने? अगर 10% लोग घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे उन्होंने बीजेपी को मतलब हाथों हाथ नहीं लिया है, बीजेपी पर बिलीव नहीं किया है। क्या कहेंगे निरंजन पोद्दार साहब, इसी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ रही है क्या?
देखिए शबनम जी, मेरे को जो हंसी तो आ रही थी, जो आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, सरकारों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए, अगर यही मानदंड है तो मेरे हिसाब से देश की पटना उच्च न्यायालय को भी माफी मांगना चाहिए, झारखंड उच्च न्यायालय को भी माफी मांगना चाहिए और उन जजों को भी बर्खास्त कर देना चाहिए जिन लोगों ने लालू यादव को 2014 में कन्विक्ट किया, क्योंकि 2006 के अंदर चारा घोटाला था। उसके बाद में लगातार 2 बार चुनाव जीत करके लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद में कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया और उनको भ्रष्टाचारी ठहराया। या आज की अगर वर्तमान की बात करें आप, तो जो अमृतपाल है, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, जो पंजाब के अंदर खंडूर साहब से चुनाव जीत करके आया, तो फिर तो उनको तो रिहा कर देना चाहिए, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं होना चाहिए। या इंजीनियर रशीद की बात भी कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो डिसाइड करती है कौन भ्रष्टाचारी है या कौन भ्रष्टाचारी नहीं, और वो वहां पे एविडेंस और गवाहों और सबूतों के आधार पर तय होता है। चलिए, आप आम आदमी पार्टी को ये नसीहत देना चाह रहे थे, लेकिन आपके निरंजन पोद्दार साहब, मैं उस क्लास की बात करना चाहूंगी, मिडिल क्लास। 2020 का एक आंकड़ा हमारे पास है जो ये बताता है कि मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है आम आदमी पार्टी को गया था। 53%, 53% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के साथ था और बीजेपी के साथ 39% था। आपको लगता है जो यहाँ फ्री बीज, जिसे जन कल्याणकारी योजना कहा गया, आधी आबादी को 25 रुपए महीना दिया जाएगा और भी दीगर तरह की सहूलियात दी जाएंगी दिल्ली के आवाम को, वो फैक्टर काम कर गया और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो छिटका है क्या बीजेपी से? बहुत बढ़िया सवाल शबनम आपने किया है, मैं इसके ऊपर पूरी टैली आपको देता हूं। लेकिन पहले अभी आपने आसिफ जी से पूछा था कि कांग्रेस को क्या मिला, उसके बारे में एक जवाब देना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार जाती है, यानी कि वो चुनाव हारते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस को बहुत कुछ मिला। और वो ये मिला कि 2030 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। और जिस तरीके से अभी वर्मा जी कह रहे थे, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के पीछे भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा टूल, राजनीतिक टूल के रूप में काम आ रही है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं खड़ी होती तो गोवा चुनाव भारतीय जनता पार्टी शायद ही जीतती, उत्तराखंड चुनाव भारतीय जनता पार्टी शायद ही जीतती, गुजरात के अंदर जितनी बड़ी जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से इन चुनावों में नहीं कर पाती। या यूं कहें कि अभी जो वर्तमान में हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के भी परिणाम शायद कुछ और होते अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम नहीं करती। तो मेरे हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारती है, आम आदमी पार्टी हारती है, तो कांग्रेस को अपने भविष्य की राजनीति के लिए एक, आप ये मान के चलिए, मार्ग प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब आपने जो सवाल पूछा, देखिए निश्चित रूप से मैं 2020 के विधानसभा चुनावों को इंगित करते हुए इनको इन सीटों को 3 भागों में बांटता हूं। 12 सीटें तो वो हैं जो आप ये समझ लीजिए अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं, और 9 सीटें वो हैं जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब बची 49 सीटें, अगर इन 21 सीटों को दूर कर देंगे तो 49 जो सीटें बची, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में केवल 10% वोटों का डिफरेंस था। वैसे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 38 पॉइंट समथिंग, और उसकी अलाइंस पार्टी को मिलाएंगे, जो 3 सीटें उन्होंने एलजेपी और जेडीयू को दी थी, उनका भी वोट शेयर जोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का करीब करीब 41% वोट 2020 के अंदर बन जाता है, यानी गठबंधन का। और आम आदमी पार्टी का 53.5%, यानी कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो आम आदमी पार्टी 13-14% भारतीय जनता पार्टी से आगे थी। लेकिन जो 49 सीटें जिनको मैंने एक अलग पैकेट बनाया है, इन सीटों के ऊपर 10% वोटों का फर्क था। और अगर मान लीजिए 10% वोटों के अंदर शबनम जी 6 या 7% वोटों का स्विंग हो जाता है, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 18 से 20% वोटों का स्विंग होता है, यानी कि 18 से 20% वोट लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते थे।
तो उनका मैं ये मानता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से परहेज नहीं है। उनमें से अगर 7-8% वोटों 7% वोटों का भी स्विंग हो जाता है तो मेरा यह मानना है कि 49 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी आप ये मान के चलिए 38 से 40 सीटें यहां पे लेकर के आती है। और उसके बाद में जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां पे जिस तरीके से इस बार मजलिस के 2 कैंडिडेट खड़े हुए और उन्होंने दोनों सीटों का समीकरण बिगाड़ दिया, चाहे मैं सिफाउर रहमान की बात करूं, चाहे मैं ताहिर हुसैन की बात करूं, तो वहां पे भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, वहां पे मजलिस का कैंडिडेट जीतेगा या कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा अभी कह नहीं सकते। और 2015 वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है? देखिए शबनम जी, मैं तो दोबारा से वही बात कहूंगा कि 2011-12 के बाद में कांग्रेस पार्टी यानी कि एक विक्रम के कंधों के ऊपर एक बेताल सवार हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम किसने बनाया, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी जी को मिला और वो केंद्र में आकर के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। लेकिन वो वैक्यूम तो कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन या अरविंद केजरीवाल द्वारा प्लान्ड आंदोलन के द्वारा ही वैक्यूम बना था ना। एक जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतने हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के जो भ्रष्टाचार के आरोप जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए, बल्कि आप ये समझ लीजिए कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो ए राजा और कनिमोझी जो जेल गए थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो वो उल्टा बरी हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वो बेताल इनके कंधे पे जो सवार हुआ था, कहीं ना कहीं वो विक्रम बेताल वाली सी कहानी यहाँ पे बनी हुई है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा और तुम गलत सही बोलोगे तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। और कांग्रेस को मेरे हिसाब से बहुत पहले इतनी अपने आप में एक हिम्मत जुगाड़ कर लेनी चाहिए थी कि इस बेताल से मुक्ति पानी चाहिए थी। और अब अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा देती है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है वो भी आपको निखरता हुआ दिखेगा और कांग्रेस पार्टी का भी आपको विस्तार होता हुआ दिखेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां जहां कांग्रेस, आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जाती है, बंगाल में जाती है टीएमसी से चुनाव लड़ती है, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जाती है तो वहां अरविंद केजरीवाल जी वहां अपने पार्टिसिपेशन नहीं करते। लेकिन जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं वहीं जाकर के आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से वोट कटवा पार्टी है? निश्चित रूप से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये तो देखिए आंकड़े बता रहे हैं ना। मैंने अभी आपको क्या कहा कि लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और इन लोगों ने तो इत्तेहाद में चुनाव लड़ा था ना। निरंजन पोद्दार साहब, 10 सेकंड बहुत जल्दी से। शबनम जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए देगी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी और पता नहीं क्या क्या चीजें देगी। उधर मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की योजना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या हरियाणा में भी चालू करेंगे, राजस्थान में भी चालू करेंगे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले उत्तर प्रदेश के अंदर भी चालू करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूछेगी, वहां की महिलाएं नहीं पूछेंगी कि भाई हमारे आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने एक महाज खोल दिया है कि जहां जब बीजेपी की सरकार होगी आवाम ये तवक्को कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।